हाँ, मैं बता रहा था कि ज्योमेट्री के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। पहली चीज तो हमको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, ऐसे करनी है एकदम रट के कर लेनी कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ऑफलाइन नहीं चल रहा है, अदरवाइज मैं ट्रायंगल के लिए अलग से शीट्स बनवाता हूँ क्वेश्चंस की, ताकि वो शीट हमेशा तुम्हारे साथ रहे, हर एग्जाम में एकदम तुम्हारे पास सारे सोल्यूशन हो। अभी भी तुम्हें ध्यान रखना है कि कुछ चैप्टर में तुमने एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर एकदम प्रॉपरली करना है एक एक क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो ज्योमेट्री वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वही कॉन्सेप्ट तो लगेगा जो हमारे सिलेबस में है। तो कई बार अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें उल्टे डायरेक्शन में सोचना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, उनमें से ही कुछ पक्का लग रहा होगा। समझ गए मैम? कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कुछ क्वेश्चन में, तो दिमाग में लगाएंगे कि हम कि हमारे सिलेबस में क्या है। जैसे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी है, तो नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन कहाँ शुरुआत करें, तो हम यहाँ से देखेंगे सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी है, तो पक्का हो सकता है कॉन्ग्रुएंसी कहीं लग रही हो। सो लेट अस ट्राई फॉर दैट। इस तरह से हम अप्रोच करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन। तो हमारा चैप्टर ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जो मेजर पार्ट है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। एक मिनट बेटा। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, याद है किसी को? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? सर जिनका सब कुछ सेम हो, एंगल्स और साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो टू थिंग्स विच आर एग्जैक्टली सेम दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा नहीं सिर्फ डायग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो एक जैसी चीजें जिसमें सब कुछ एकदम सेम हो, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में क्या होगा? टू ट्रायंगल्स विच आर एग्जैक्टली सेम, when we put one over other so it covers the other one completely, ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं दो सर्कल ड्रॉ कर दूं विद सेम रेडियस, तो क्या वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? टू सर्कल्स विद सेम रेडियस, आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट? Yes, sir. Yes, Yes, they sir. are always congruent. Two equilateral triangle with same side length, Yes, sir. they are always क्योंकि इक्विलैटरल है और सेम साइड लेंथ तो एग्जैक्टली सेम ही तो बनेंगे। ठीक है, तो अब हम पता कैसे करेंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? तो ऐसे देख के नहीं बताना कि हाँ देख के लग रहा है तो है और देख के नहीं लग रहा है तो नहीं है। ऑफ कोर्स मैथ्स है तो कुछ रीजन देके कुछ लॉजिक देके हम बताएंगे कि फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, और हमें सिर्फ ट्रायंगल की बात करनी है, तो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख लेते हैं। क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कुछ क्राइटेरिया तुम लोग पहले पढ़ चुके हो क्लास 8 में, याद हो तो बताओ मुझे। सर SAS, SSS, ASA और सर एक राइट एंगल मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग सारे ही पढ़ चुके हो, दैट्स गुड थिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला क्राइटेरिया है फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, दैट इज SAS। SAS एक एक्सियम होती है। एक्सियम वर्ड हमने एक्चुअली चैप्टर 5 में है, यूक्लिड्स वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा नहीं है। मैं बता देता हूँ अभी एक्सियम और थ्योरम में क्या डिफरेंस है।
हमने पहले वर्ड थ्योरम भी सुन रखा है, थ्योरम सुन रखा है ना, कोई स्टेटमेंट होता है, एक थ्योरम है ये कह रही है Yes, वगैरह sir. वगैरह। यस सर। ठीक है, तो थ्योरम और एक्सियम में क्या डिफरेंस है? थ्योरम और एक्सियम दोनों ही स्टेटमेंट होते हैं, बट एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट है, क्या अपना माइक ऑफ करो। एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सली ट्रू। हम उसको ट्रू मानते हैं, वी कैन नॉट प्रूव इट, वी कैन नॉट प्रूव इट, बट वो हमेशा ट्रू होता है और हमेशा ट्रू माना जाता है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं एक्सियम्स। ठीक है, और ऐसा क्यों है? अब सोचो, अगर हमें कुछ प्रूव करना है तो ऑफकोर्स हम किसी और चीज की हेल्प लेंगे। ए प्रूव करना है तो बी की हेल्प लेंगे, प्रूव करना है सी की हेल्प लेंगे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, कोई तो एक होगा जिसको हम पहले ट्रू मानेंगे, तभी तो पहुंच पाएंगे अगले तक। बात समझ पा रहे हो? जैसे वो किसी ने कहा घर क्या होता है, हमने कहा जिसमें रूम होते हैं। रूम क्या होता है? जिसमें वॉल्स होती है। वॉल क्या होती है? जो ब्रिक से बनी होती है। ब्रिक क्या होता है? वो सैंड से बना होता है। सैंड क्या होता है? कहीं ना कहीं जाके तो यहाँ डेफिनेशन खत्म करनी पड़ेगी, उस चीज तो बेसिस मानी जाएंगी ना। तो ये वही चीज है जिनको बेसिस माना गया, जिनसे शुरुआत की गई है, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं एक्सियम। तो एसएस जो क्राइटेरिया दैट इज एन एक्सियम, तो हमने कहा इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये हमेशा सही होता है। हमने आज तक कभी गलत नहीं देखा कि अगर ऐसे ऐसा और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। एसएस का मतलब क्या है? साइड एंगल Side. angle and side. That means if in two triangles, two sides and included angle, देखो ये एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है इसलिए ऐसा लिख दिया है, ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका कुछ मतलब है। मतलब क्या है कि जो एंगल है दैट शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। जैसे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक? देख के क्या लग रहा है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? वैसे तो मेरी ड्राइंग ऐसी है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहा। सर कॉपी कर लो ना। कॉपी कर लेना, अभी सीख लो। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, यस सर। क्या हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है? Yes, sir. यस सर। नहीं सर, अभी मतलब कोई No, sir. क्राइटेरिया तो है नहीं सर, ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं है। हाँ, अभी हम नहीं कह सकते, ऑफकोर्स हमने कहा देख के नहीं कहेंगे, तो हम देख लें कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा दे रखा है कि ए बी की लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4.5 और इसकी लेंथ है 7। ठीक है, यहाँ ये 7 है, ये 3 है और ये 4.5 है। एक मिनट, सॉरी, क्राइटेरिया तो कुछ और ही डिस्कस कर रहे थे क्या? चलो 3 है 4.5 है, यहाँ 3 है 4.5 है और ये एंगल दे रखा है 70 और ये एंगल है 70। बताओ क्या है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? Yes. यस सर। बाय विच क्राइटेरिया? यस यस। यस, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बोथ साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है करस्पॉन्डेंस की। हम क्या बोलेंगे कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, बोल सकते हैं ऐसा? सर यस सर। ऐसा सबने बोल दिया, यही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर नहीं बोल सकते हम ऐसा, हमें देखना पड़ेगा किस ऑर्डर में ये कॉन्ग्रुएंसी फिट बैठ रही है। इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखो ए बी इक्वल है पी आर के, ए सी इक्वल है पी क्यू के और एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। देखो एंगल से करस्पॉन्डिंग सीधे बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और पी इक्वल है तो ए के करस्पॉन्डिंग पी है। तो अगर हम कह रहे हैं क्या लिखना है कि एंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो हमने कहा ऑर्डर में लिखेंगे, जिस ऑर्डर में ए बी सी लिखा है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना पड़ेगा हमें। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ए के करस्पॉन्डिंग क्या है? देखा ए करस्पॉन्डिंग पी है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो जब अगर पहला लेटर यहाँ पर ए है तो सेकंड में पी होगा। फिर हमने कहा बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि यार बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है या आर है। ऐसा नहीं बस फिगर देख के डिसाइड कर लिया। तो जब साइड्स इक्वल दे रखी हो तो हमेशा देखा करो दोनों में कॉमन क्या है। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है?
तो ए, अच्छा नहीं इसमें तो पता ही है, चलो ए और पी हो गए हैं, तो वो ए और पी करस्पॉन्डिंग है, तो ऑफकोर्स क्या बचा, बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आर आर, के। ठीक है। या तो और तुम नीचे वाले को देखोगे तो हमें पता है कि ए और पी तो करस्पॉन्डिंग है ही, तो इसका मतलब सी किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू के। तो अगर बी करस्पॉन्डिंग है आर के, तो अगर सेकंड नंबर पे बी लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आर लिखा जाएगा। इन दिस डायग्राम ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PRQ। ये मैं समझना कि यार PRQ लिखूं या PQR लिखूं एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, समझ गए बात। Yes. Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट और इक्वल टू में क्या फर्क होता है? इक्वल टू नंबर्स के लिए होता है, आप ट्रायंगल्स को इक्वल नहीं बोल सकते ना यार, ट्रायंगल्स को ऐसे नंबर थोड़ी ना जो कंपेयर कर दिया, इसलिए कॉन्ग्रुएंट बोला गया उनको, ओके सर। ठीक है। सर हाँ सर आपने SAS के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है रेड में? SAS के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सियम। ओके सर। एन एक्सियम, दिस इज नॉट अ थ्योरम, ठीक है। और अगर Okay, हमें sir. पता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो याद है वर्ड CPCT बहुत यूज करते थे, Yes, sir. तो उन ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तीनों साइड के इक्वल होंगी, तीनों एंगल के इक्वल होंगे, तो हम शॉर्ट में बोलते हैं CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, Congruent part of congruent triangles. corresponding part अरे of हाँ, Corresponding sorry. Corresponding part. corresponding part of congruent triangles। हम हमेशा CPCT लिखते हैं, इसका मतलब जो हमने ABC और PRQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, तो हम सब कुछ कह सकते हैं। सब कुछ का मतलब कि A और P तो इक्वल थे ही एंगल, हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल होगा एंगल B करस्पॉन्डिंग R है, ध्यान रखना, तो B और R इक्वल होंगे बाई CPCT, एंगल C और एंगल Q इक्वल होंगे बाई CPCT, और साइड BC और साइड QR भी इक्वल होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. चलो अब नोट कर लो। जब लिख लेना तो Sir, done. कोई लिख रहा है अभी? Yes, sir. Okay, Yes, sir. बता देना बता। Sir, हाँ तो जो आपने equals to के ऊपर जो डिजाइन बना रखे है, उसका साइन होता है ना? हाँ, ये साइन Congruent का है sign. कॉन्ग्रुएंसी का। Okay, sir. Done, sir. डिजाइन अच्छा है? Done, sir. Yes, sir. चलो वही कर रहा है अभी? No, sir. चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्राइटेरिया। ये भी तुम्हें पता है, दैट इज ASA क्राइटेरिया। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स, एंगल, साइड, एंगल, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इंक्लूडिंग साइड, अगर ये इक्वल है, देन वी कैन से द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू प्रीवियस वन। मान लेते हैं दो ट्रायंगल ऐसे ऐसे हैं, पूरा तुम्हें देख के लग रहा है तुमने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाता, इज इट ट्रू? कुछ क्लासेस से? नाइस नाइस।
कुछ से मोटिवेशन आ गया या कुछ हुआ गड़बड़? नहीं सर, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अच्छा चलो, तो मान लो दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, और क्या कह रहा है कि ए एस ए, मतलब दे रखा है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, एंड बी सी इक्वल है, दिस साइड इक्वल है क्यू आर के। देखो क्या ये ए एस ए क्राइटेरिया हो गया, दो साइड्स और सॉरी दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और दिस इज अ थ्योरम। डिफरेंस बता दिया ना मैंने कि थ्योरम को हम प्रूव करते हैं कि नहीं ये कैसे सही मान लें, पहले प्रूव करके दिखाओ। एक्सियम को हम प्रूव नहीं करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू। अभी ये प्रूफ सारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ बस, सो दैट यू कैन लर्न कि कैसे ये सब होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूज होगा, बुक में लिखा हुआ है, जस्ट सुन लो एक बार, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसको प्रूफ करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब इस मेथड को तुम लोग समझ लो, ये मेथड अब कंटिन्यूअसली यूज होता रहेगा आगे। मेथड थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लगता है कि ये क्या है, लेकिन मैथमेटिकली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट का मतलब क्या है और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? कई बार याद हो कि कई बार सुना है तुमने कि लोग कहते हैं तो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। नहीं सुना? नो सर। नो सर। नो सर। जैसे जैसे कह दिया जाए कि जैसे मैं बोलूं कि मैं वो हूँ, मैं नॉन वायलेंट हूँ बहुत, और जैसे तुमने होमवर्क नहीं किया मैंने 3 मुक्के मार दिए, तो क्या कहेंगे कि सर आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कह रहे थे हम नॉन वायलेंट हैं और जैसे मौका माला वायलेंट हो गए, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये हिंदी में इसको बोलता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट, अलग अलग बातें कर देना। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कैसे यूज होता है मैथ में? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे यूज होता है कि हम शुरुआत में क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है, जो हमें प्रूफ करना होता है उसका ऑपोजिट को ट्रू मान लेते हैं। जो हमें प्रूफ करना होता है उसके ऑपोजिट को ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, देन वी फॉलो some mathematical steps which are absolutely correct। कुछ mathematical steps फॉलो करेंगे जो कि करेक्ट होंगे हमेशा। तो फाइनली क्या होता है कि हम एक गलत रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, कुछ गलत आ जाता है। तो बात आती है गलत कैसे आ रहा है, तो गलत होने का रीजन क्या होता है? जो हमने सारे स्टेप्स सही फॉलो किए हैं तो कुछ गलत नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब गलती होने का सिर्फ एक ही चांस था, जो हमने शुरू में कुछ माना था। तो अगर हमने जो प्रूफ करना था उसका उल्टा ट्रू माना था और फाइनली गलत आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था वो गलत है, तो उल्टा वाला गलत है, तो इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो सही हो गया। किसी को समझ में आया क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। चलो मैं बता रहा हूँ, सब चला बता रहा हूँ। जैसे हमें प्रूफ करना, मान लो रैंडम ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ लिखना नहीं, मान लो हमें प्रूफ करना है कि a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो मैंने शुरू में मान लिया कि a इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, फिर मैंने कुछ मैथ्स लगाई जो कि एकदम करेक्ट है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ठीक है, सब कुछ मैंने करेक्ट लगाया, लास्ट में आ गया 3 इज इक्वल टू 5। नाउ 3 इज इक्वल टू 5 हो सकता है क्या? इसका मतलब ये रिजल्ट तो गलत आ गया है। अगर ये रिजल्ट गलत आया तो गलती कहाँ हुई होगी? हमने कहा ये स्टेप सही है, ये सही है, ये सही है, कहाँ गलती होने के चांस है? सर हमने ये मैथमेटिकल स्टेप नहीं था, ये हमने माना था, तो मतलब गलती यही हुई होगी और कहीं गलती होने के चांस नहीं। इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू बी है, इससे प्रूफ क्या हो गया कि a इज नॉट इक्वल टू बी गलत है, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी बी होगा। समझ में आई अभी बात? यस सर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मैं दिखाता हूँ, तो दे रखा है ए एस ए और हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिर्फ एक ही चीज पता है, एस ए एस। ठीक है, अभी ये थ्योरम है, हमें पता नहीं, हम प्रूव कर रहे हैं इसको। तो हमने कहा ठीक है, गिवन क्या क्या है? गिवन तो सब कुछ है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है। तो हमने कहा ए बी और पी क्यू में क्या रिलेशन हो सकता है? हमने कहा एक रिलेशन तो हो सकता है कि हो सकता है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो। अगर ए बी और पी क्यू इक्वल है तो क्या एस एस क्राइटेरिया लग गया? यस लग गया। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ए बी बी सी और ये वाला एंगल ले लेंगे, एस एस लग जाएगा।
तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि ए बी और पी क्यू इक्वल हो। तो हमने कहा मान लेते हैं, दूसरा केस मान लेते हैं कि अगर ए बी बड़ा है पी क्यू से, ये तो सकता है या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। हमने कहा अगर ए बी बड़ा है पी क्यू से, इन दैट केस, अच्छा ऐसा करते हैं, ए बी बड़ा है तो ए बी में हम कोई पॉइंट ले लेते हैं सच दैट, मान लो मैंने डी ले लिया, सच दैट बी डी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाए। कर सकते हैं ना ऐसा? और ये भी थोड़ा बड़ा था पी क्यू से, हमने थोड़ा सा पार्ट काट दिया, भी हमने एक पॉइंट ले लिया जहां से किस तरह से हमने वो पॉइंट लिया है कि बी डी और पी क्यू इक्वल आ जाए। कोई दिक्कत आता है? सिंपल है। अभी देखो ट्रायंगल डीबीसी एंड पीक्यूआर में, डीबीसी और पीक्यूआर देखो हमने अभी ले लिया है कि बीडी और पीक्यू इक्वल है, तो एक साइड इक्वल हो गई, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और बीसी और क्यूआर इक्वल है। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में एसएएस क्राइटेरिया लग गया डीबीसी और पीक्यूआर में? देख लो। यस सर। डीबी और पीक्यू इक्वल है, और एक बीएस वाला तो इक्वल था ही, और एंगल भी इक्वल था। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू आ गया ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल डीसीबी इक्वल है एंगल पीआरक्यू के, सीपीसीटी। देखो डीसीबी और पीआरक्यू। यस सर। ठीक है। गिवन क्या था? गिवन क्या था कि एंगल एसीबी इक्वल है पीआरक्यू के, ये तो था शुरुआत में गिवन। सी और आर का मतलब क्या है? सी का मतलब एसीबी ही तो है, सी का मतलब एसीबी है ना। तो यहाँ से क्या है, तीनों एंगल इक्वल आ गए जो डबल लाइन से मार्क कर रखे हैं हमने। देखो पीआरक्यू, एसीबी और डीसीबी तीनों ही इक्वल आ गए ना। ठीक है। या इक्वेशन में देख लो, ये दोनों ही पीआरक्यू के इक्वल हैं, ये दोनों डीसीबी और एसीबी। तो क्या डीसीबी और एसीबी इक्वल आ गए? यस सर। अब डायग्राम में देख के बताओ, क्या डीसीबी और एसीबी इक्वल हो सकते हैं? नो क्या सर। डीसीबी और एसीबी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोल लो, या हम बोल लें कि दिस इज ओनली पॉसिबल जब डी और ए सेम पॉइंट हो। इसका मतलब ए बी बड़ा नहीं था पी क्यू से, ए बी पी क्यू के इक्वल ही था। आखिरी लाइन समझ में आई कैसा लिख रहे हैं हम? हमने कहा डीसीबी और एसीबी इक्वल आ गया, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी एंड ए आर सेम पॉइंट। अलग अलग पॉइंट होंगे तो अलग अलग एंगल ही तो बनेंगे। इसका मतलब डी कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर नहीं रहा था, हमने फालतू में डायग्राम में बना रखा है वो डी एंड ए आर सेम पॉइंट, विच इम्प्लाइज कि ए बी और पी क्यू इक्वल ही है, ए बी पी क्यू से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ समझे? लिखने की जरूरत नहीं है, आई टोल्ड बिफोर, कोई पूछेगा नहीं तुमसे, सिर्फ समझने के लिए है। फिर से बताऊं या आ गया? सर आ गया। सर लिखना नहीं है ना सर? लिखना नहीं। डीए वाला रिपीट कर सकते हैं? कौन सा सर? डीए वाला जो लास्ट पॉइंट था। ये वैसे तो ये बात समझ में आई क्या डीसीबी और एसीबी एंगल इक्वल आ गए? यस सर। अब डायग्राम में देख बताओ, क्या डीसीबी और एसीबी इक्वल हो सकते हैं? नो सर। हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि डी कोई अलग पॉइंट है नहीं, डी और ए सेम ही पॉइंट है। तो हमने जो पॉइंट लिया है कि पी क्यू और ए बी इक्वल हो, वो डी कहीं नहीं है, यहीं पर लिया हुआ, यही है डी, तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो डी एंड ए आर सेम पॉइंट, दैट पी क्यू इक्वल हो। ठीक है। यस सर। लग रहा है किसी को अच्छा लगा नहीं है। चलो कुछ क्राइटेरियाज और हैं कॉन्ग्रुएंसी के। जो अगला क्राइटेरिया है दैट इज एएएस। एएएस का मतलब क्या हो गया? एंगल, एंगल और साइड। अभी तो कोई इस बात का ध्यान रखना कि एएएस इज नथिंग बट ये, सॉरी, एएएस इज नथिंग बट ये एएसए का ही भाई है। एएसए का ही भाई है, ये कुछ नया नहीं है। नया कैसे नहीं है? देखो एएस और एएसए में डिफरेंस क्या है कि एएसए में साइड होती है
वो एंगल्स के बीच में होती है, और AAS में कह रहा है कि एंगल्स के बीच में नहीं है, वो अलग है साइड। बात समझ गए क्या डिफरेंस है? यस सर। लेकिन हमने कह रहे घूम फिर के वही बन जाएगा। वही कैसे बन जाएगा देखते हैं। एक बात ये बताओ, अगर एक ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो क्या तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा? यस सर। यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी भाई, अगर दो एंगल इक्वल है तीसरा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम तो 180 ही होता है ना। मान लो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि AB एंगल A इक्वल है एंगल P के, और एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और BC साइड इक्वल है QR के, तो हमने कहा ये तो AAS दे रखा है। हमने कहा AAS तो है ही है, घुमा फिरा के ASA भी है। कैसे? हमने कहा थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर दो इक्वल है तो तीसरा इक्वल होना ही है। यस सर। This converts AAS to ASA। हमें तो पता ही कि इस वाले क्राइटेरिया के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। तो हमने कहा चाहे AAS दिया हो या ASA दिया हो, दोनों सेम ही बातें हैं, इसलिए AAS इज आल्सो अ वैलिड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। समझ गए? यस सर। Yes, sir. अलग एंगल कंसीडर कर लिया तो AAS एक्ट एज ASA। अब यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत गलती करते हैं बच्चे। वो AAS को भूलकर कई बार ये भी समझ लेते हैं कि ये भी होता है। दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया, बड़ा बड़ा क्रॉस कर लेना। SSA इज नॉट ए क्राइटेरिया। SAS है ठीक है, ASA है ठीक है, AAS है ये भी ठीक है, SSA इज नॉट एनी क्राइटेरिया, इसको कभी नहीं लगाएंगे। और ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि एंगल में चलता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी है, साइड्स में ऐसा नहीं चलेगा। अगर दो साइड्स हैं तो एंगल इंक्लूडेड ही चाहिए, अलग एंगल नहीं चलेगा। ठीक है? देन वी हैव टू मोर क्राइटेरिया, वो तो सबको पता ही है। SSS, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड द लास्ट वन इज RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अगर दो ट्रायंगल में दोनों में एक एक राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑफ कोर्स अगर राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, एक साइड भी इक्वल है, तो पाइथागोरस से दूसरी साइड भी इक्वल आ जाएगी क्या? सोचो, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, पाइथागोरस से निकालेंगे दूसरी साइड तो अपने आप तीसरी साइड इक्वल आ जाएगी। तो इवेंचुअली वो SSS बन जाता है, लेकिन फिर भी हम निकालते नहीं, इसलिए उसको RHS क्राइटेरिया बोल दिया गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो ये जाए कुछ क्वेश्चंस। ये जाए? Yes. यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करा देता हूँ, बाकी फिर जैसे मैंने बताया कि NCERT को बहुत शिद्दत से करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है नया ये। यस सर। चलो डायग्राम बनाओ। देखो इन द गिवन फिगर triangle ACD is congruent to triangle DBA. ACD is congruent to triangle DBA. Prove that triangle ABC is congruent to triangle DCB. Triangle ABC is congruent
to triangle DCB. मौसम हो रहा है बारिश वाला, देखो लाइट जाने वाली होगी। यहाँ पर आंधी है। क्या यहाँ पर आंधी आ गई है। भाई सिंपलिसिटी असर भी क्या कर रहा हो? जब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो पूरे क्राइटेरिया बोलेंगे ना, किस क्राइटेरिया से हो रहा है और कौन कौन से, उसको प्रॉपरली बताओ। भाई सिंपलिसिटी लिखना सफिशिएंट नहीं है। शुरू कर दिया करना। चलो मैं पहला क्वेश्चन हमें कर देता हूँ। कह रहा है ट्राइंगल ACD, पहले हम उसको मार्क कर लेते हैं। ACD, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है DBA के। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर लेता हूँ, DBA। वो देखने का है, नजर का फेर है। तो साइड वगैरह हम देख लेते हैं कि यार देखो AC इक्वल होगा DB के। तो ऑर्डर देगा, पहले दो AC है, यहाँ पहले दो DB है। तो AC है जो, ये इक्वल होगा DB के, ठीक है भाई। और हम कह सकते हैं कि CD इक्वल होगा AB के। देखो ऑर्डर में देखा होगा कि सेकंड और थर्ड दोनों तरफ से। तो CD इक्वल है AB के, बहुत अच्छी बात है। और AD दोनों में कॉमन है, ठीक है। हम एंगल भी देख लें कि एंगल A और एंगल D इक्वल होना चाहिए। एंगल A ये पूरा पूरा ये इक्वल होगा एंगल D के। ये सब गिवन से मालूम चल रहा है, सब सिंपलिसिटी लगा रहा हूं मैं सिर्फ। एंगल C इक्वल होगा एंगल B के, पूरा एंगल B और पूरा एंगल, एक मिनट सॉरी। हाँ देखो, अब जैसे मैंने एक गलती की है, अच्छा हुआ हो गई गलती। तुम लोग ये गलती नहीं करना कि सिर्फ एक लेटर से एंगल मत समझना। कहीं बहुत सारी जगह क्लियर होता है कि एंगल A का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर A में देखो दो लाइनें हैं तो दो एंगल बन रहा है, तो पता नहीं किस एंगल की बात हो रही है। तो पूरा पूरा एंगल हमेशा ऑब्जर्व करना। तो एंगल ACD ये एंगल इक्वल होगा एंगल DBA के। DBA ये वाला एंगल, देखो पूरा पूरा एंगल इक्वल नहीं, और मैं पहले पूरा पूरा सोचने लगा था। समझ गए बात? ऐसे ही मान लो हमें A वाला एंगल पकड़ना है, तो देखो इस वाले ट्रायंगल जो मैंने रेड से मार्क किया है उसमें A में एंगल कौन सा बन रहा है? CB, ये एंगल बन रहा है। क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो ACD है, उसमें पूरा पूरा A थोड़ी ना इंक्लूड है, पूरा वाला एंगल नहीं है, पूरा मत सोचने लगना। हमारे ट्रायंगल में A किसके लिए? CAD के लिए, ठीक है। ऐसे दूसरे ट्रायंगल में D किसके लिए है? दूसरा ट्रायंगल देखो जो मैंने पिंक से सर्कल कर रखा है, उसमें D होगा ADB के लिए। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही पहले ट्रायंगल में अगर हम D की बात करें तो वो है एंगल, पहला ट्रायंगल अच्छा वो है एंगल ADC, ये पूरा पूरा एंगल। देखो पहले ट्रायंगल में D का मतलब क्या है? एंगल ADC, ध्यान से देखो सब लोग। और दूसरे ट्रायंगल में A का मतलब क्या है? दूसरे ट्रायंगल में A का मतलब है ये पूरा एंगल। आई होप अभी फिगर से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो ब्लू वाला एंगल है वो ब्लू वाले के इक्वल है, जो पिंक के डबल मार्क है वो पिंक के डबल मार्क के इक्वल है, और जो पिंक का सिंगल मार्क है वो पिंक के सिंगल मार्क के इक्वल है। ये गिवन से हमें मालूम चला है, ठीक है। अभी हमें प्रूफ क्या करना है? नीचे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सी वी कैन टेक कॉमन सेकेंड ट्राइंगल। श्रेया आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम प्रूफ करना है उसके रेफरेंस से बोल रहे हो, जो गिवन है उसके में प्रूफ कर रही हो। एनीवे देखते हैं। अभी देखो हमें ट्रायंगल देखने ए बी सी और डी सी बी, इनको ऑब्जर्व करना आसान है। देखो सीधे सीधे आंखों के सामने दिख रहे हैं ट्रायंगल बने हुए, बोले ट्रायंगल उल्टे थे इसे थोड़ा ऑब्जर्व करना मुश्किल था। बात समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? जो गिवन ट्रायंगल है, जो गिवन कॉन्ग्रुएंट है, वो हमारी आईज के हिसाब से उल्टे हैं, तो हमें अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है। लेकिन जो प्रूफ करने हैं एबीसी और डीबीसी, दे आर वेरी क्लियर। यहाँ एबीसी ये वाला है और डीबीसी ये वाला है। सबको दिख रहा है प्रॉपरली? दिख रहा है? यस सर। अभी देखो इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है। प्रीवियस वाले से ए बी और सी डी ऑलरेडी इक्वल है, सीपीसीटी वाले पुराने सीपीसीटी से, है ना? यस सर।
और AC और BD इक्वल है, ये भी पुराने CPCT से है, दिख रहा है, डबल मार्क मैंने पिन से कर रखा है ये। अब बात फंस रही कि यार दो साइड्स तो मिल गई, अगर इनके बीच का एंगल मिल जाता तो एकदम बात बन जाती। क्या इनके बीच का एंगल इक्वल है इन दो साइड से, दो साइड हमने ली है, इसका मतलब कौन सा एंगल हुआ, मार्क कर रहा हूं अभी मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है? Yes, sir. कैसे?